बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा आज अपन फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आपके सामने बोर्ड पे मैं लिख चुका हूँ। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले तो अपन को इसकी परिभाषा पढ़नी है। ठीक है ना, परिभाषा। ठीक, और परिभाषा में अपन क्या पढ़ेंगे? देखो, रैबिनोविच पादप के हरे भाग द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व H2O का उपयोग कर CO2 एवं H2O का उपयोग कर भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो देखो बेटा, ये तो मैंने इसकी परिभाषा लिख दी। ठीक है, अब इस परिभाषा को अपन एक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। कौन सी समीकरण? 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2। ठीक है ना। और देख लीजिए, चूंकि ये क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है और बेटा हरित लवक इस क्रिया के लिए आवश्यक होता है, तो आपको ये दोनों बातें भी इसके अंतर्गत लिखनी पड़ेंगी। तो बेटा सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, एक और परिभाषा मैं आपके सामने लिख देता हूँ। रैबिनोविच, वैज्ञानिक का नाम है ये। रैबिनोविच के अनुसार जीवनीय तापक्रम पर हाइड्रोजन दाता जल एवं CO2 के बीच हाइड्रोजन दाता जल व CO2 के बीच हाइड्रोजन दाता जल एवं CO2 के बीच सुग्राहीकृत प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण सुग्राहित प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बेटा मैंने आपके सामने प्रकाश संश्लेषण की दो परिभाषाएं लिख दी हैं। ठीक है, दोनों परिभाषाओं को एक एक करके आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लें। देखिए, पादप के हरे भाग द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं H2O का उपयोग कर भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है।
और देखो बेटा 6CO2 + 6H2O प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक युक्त कोशिकाओं में ग्लूकोज का निर्माण हो गया, यानी कि शर्करा का, और ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में बाहर निकल गई। तो ये बेटा प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। आगे एक और परिभाषा अपन ने लिखी है, किसके अनुसार बेटा? रैबिनोविच के अनुसार। जीवनीय तापक्रम पर हाइड्रोजन दाता जल व CO2 के बीच सुग्राहित प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बेटा आपको ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये दोनों परिभाषाएं याद करनी हैं। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या होता है। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में से मतलब कि इस क्रिया के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो अपन को लिखनी है। तो पॉइंट नंबर पहला, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का ऑक्सीकरण, या इसको बेटा अपन कह सकते हैं जल का प्रकाशीय अपघटन। तो ये तो बिंदु नंबर 1 हो गया। बिंदु नंबर 2 पर आइए, ठीक है ना। इस ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा व CO2 का शर्करा में अपचयन होता है। इस ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा CO2 का ग्लूकोज में अपचयन होता है। ये बिंदु नंबर 2 हो गया बेटा। सबसे पहले तो आपने लिखा जल का प्रकाशीय अपघटन या प्रकाश की उपस्थिति में जल का ऑक्सीकरण, और जल के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त हुई और उस ऊर्जा के द्वारा CO2 का ग्लूकोज में अपचयन हो गया। ठीक है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस क्रिया में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। तो बेटा ये तीनों बातें जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी हैं एकदम से इम्पोर्टेंट हैं। एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये तीनों घटनाएं होती हैं। अब कौन कौन सी घटनाएं हैं एक बार मैं आपके सामने दोबारा बता देता हूँ, देख लीजिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का ऑक्सीकरण, या आप कह सकते हैं जल का प्रकाशीय अपघटन। दूसरे पे आइए, इस ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा CO2 का ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 में अपचयन। और नंबर 3 पर आ जाइए, इस क्रिया में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। तो बेटा ये तीनों की तीनों बातें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में संपन्न होती हैं। अब अपन पढ़ते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। और बेटा काफ़ी बड़ा है, कम से कम 20 वैज्ञानिकों के बारे में आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, तो ध्यान से सुनते रहें। स्टीफन हेल्स ने सर्वप्रथम बताया, वैज्ञानिक का नाम बोर्ड पर लिख चुका हूँ,
स्टीफन हेल्स ने सर्वप्रथम बताया कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ठीक है ना। आगे इसके अंतर्गत अपन को क्या बोलना है, ध्यान से सुने। इन्हें पादप कार्यकी का जनक, पादप कार्यकी का जनक, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो ये तो इतिहास में वैज्ञानिक नंबर पहला हो गया। ठीक है। उसके बाद आइए पॉइंट नंबर दूसरे पर, और दूसरे नंबर पे अपन जोसेफ प्रेस्टले ने बताया। वैज्ञानिक का नाम आपके सामने बोर्ड पर, जोसेफ प्रेस्टले ने बताया। ठीक है ना। क्या बताया कि पौधे वायुमंडल की अशुद्ध वायु को, पौधे वायुमंडल की अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। वायुमंडल की अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। इन्होंने वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की खोज की नींव रखी। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की खोज की नींव रखी। तो ये बेटा पॉइंट नंबर दूसरा हो गया। आपके सामने बोर्ड पर प्रकाश संश्लेषण का इतिहास चल रहा है, और इसमें मैं आपके सामने 2 बिंदु पूरे ख़त्म कर चुका हूँ। अब आइए तीसरे बिंदु पर। जैन इंजनहाउस ने बताया, जॉन इंजनहाउस, बेटा कुछ किताबों में इसको जैन भी लिखा है, वास्तव में इसका नाम जॉन इंजनहाउस ने बताया कि हरे पौधे दूषित वायु को दूषित वायु को केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शुद्ध करते हैं। ठीक है ना। तो बेटा ये 3 पॉइंट हो गए इतिहास के, है ना। अब एक बार इन तीनों बिंदुओं को आपके सामने मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, तो बेटा आप ना ध्यान से सुन लेना। देखो, स्टीफन हेल्स ने सर्वप्रथम बताया कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। दूसरे पर आइए, जोसेफ प्रेस्टले ने बताया कि पौधे वायुमंडल की अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की खोज की नींव रखी। आपसे पूछा जा सकता है, कई बार कंपटीशनों में ये पूछा जा चुका है कि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की खोज की नींव किस वैज्ञानिक ने रखी थी। तो आपको उस केस में कौन सा नाम लेना है, जोसेफ प्रेस्टले का। अब नंबर 3 पर आइए। तीसरा वैज्ञानिक मैंने आपके सामने लिखा है जॉन इंजनहाउस।
ने बताया कि हरे पौधे दूषित वायु को केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शुद्ध करते हैं। ठीक है बेटा, इतिहास में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का इतिहास काफ़ी बड़ा है। उसमें से केवल अभी अपन ने 3 बिंदु पढ़े हैं। पॉइंट नंबर 4 पर आइए, और इसमें आपके सामने जॉन सेनेवियर और डी सेसर, जॉन सेनेवियर व डी सेसर, ये दोनों भी बेटा वैज्ञानिकों के नाम हैं। क्या क्या नाम लिखे हैं मैंने? जॉन सेनेवियर एंड डी सेसर, हरे पौधों की उपस्थिति। इन्होंने क्या बताया के अनुसार हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 छोड़ते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं तथा O2 मुक्त करते हैं। तो ये भी एक बिंदु हो गया बेटा इतिहास का। क्या बोला है मैंने? जॉन सेनेवियर एवं डी सेसर नामक वैज्ञानिकों के अनुसार हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। 5वें वैज्ञानिक आप पढ़ेंगे बेटा पेलेटियर और कैवंटन। ठीक है, अब इनके बारे में बताना है। तो इनके बारे में अपन बोलेंगे कि पौधों में मिलने वाले वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, हरे रंग के होते हैं। एक्चुअल में इनकी खोज से ये पता चला कि बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पादपों में हरे वर्णक यानी कि हरित लवक का होना आवश्यक है। तो एक बार ये दोबारा से देख लीजिए, पेलेटियर एवं कैवंटन। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? इन्होंने ये बताया था बेटा कि पौधों में मिलने वाले वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं हरे रंग के होते हैं, यानी कि हरित लवक। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आइए बेटा। ड्यूरोचैट ने, वैज्ञानिक का नाम है बेटा ड्यूरोचैट ने, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरित लवक या अंग्रेजी में कह दो पर्णहरित क्लोरोफिल के महत्व को बताया, महत्व को बताया। तो बेटा देखो, इतिहास के संदर्भ में 3 बिंदु तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ, और अगले 3 बिंदु आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो एक बार ध्यानपूर्वक इन तीनों को सुन लीजिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बेटा, चौथा, 5वां और 6वां बिंदु देखो ध्यान से। जॉन सेनेवियर एवं डी सेसर ने बताया
कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लिखा है बेटा बोर्ड पे। दूसरे बात पे आ जाइए। पेलेटियर व कैवंटन ने बताया कि पौधों में मिलने वाले वर्णक को जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। और बेटा लास्ट पॉइंट जो आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो लिखा हुआ है बेटा, ड्यूरोचैट ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल के महत्व को बताया। तो इतिहास में अभी तक अपन कितने पॉइंट पढ़ चुके हैं बेटा? 6। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, पॉइंट नंबर 7। वैज्ञानिक का नाम अपन लिखेंगे रॉबर्ट मेयर। 7वां, रॉबर्ट मेयर ने बताया, वैज्ञानिक का नाम मैंने क्या लिखा है? रॉबर्ट मेयर, कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को, हरे पौधे सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को, सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तथा स्वयं के लिए कार्बनिक खाद्य का निर्माण करते हैं। कार्बनिक खाद्य का निर्माण करते हैं, ये बताया था भाई साहब रॉबर्ट मेयर ने। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? रॉबर्ट मेयर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और इस क्रिया के द्वारा ये स्वयं के लिए कार्बनिक खाद का निर्माण करते हैं, यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 का। ठीक है, अब आ जाइए पॉइंट नंबर 8 पे, और 8 पे अपन लिखेंगे लिविंग, वैज्ञानिक का नाम। लिविंग ने बताया, ठीक है ना, वैज्ञानिक का नाम क्या लिखा? लिविंग। प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक खाद का निर्माण की, प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक खाद का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बनिक खाद का निर्माण आपको पहले ही बता चुका हूँ कि CO2 के अपचयन से होता है, CO2 से होता है, तथा इस कार्य के लिए जल आवश्यक है। तो बेटा ये 2 पॉइंट आपके सामने एक बार फिर मैंने लिख दिए, दोनों के दोनों पॉइंटों को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। तो वैज्ञानिक का नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है नंबर 7 में, रॉबर्ट मेयर। रॉबर्ट मेयर ने बताया कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और बेटा इस कन्वर्जन की क्रिया द्वारा वे स्वयं के लिए कार्बनिक खाद्य का निर्माण करते हैं। और बेटा अगला पॉइंट क्या लिखा है? जो कि लिविंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्या बताया था लिविंग ने? कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बनिक खाद का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। और बेटा ये चीज़ आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आगे भी समझाऊंगा
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बनिक खाद अथवा ग्लूकोज बनती है वो CO2 के अपचयन से बनती है। साथ ही जल इस क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो बेटा क्या चल रहा है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का इतिहास, और लगभग 8 पॉइंट इतिहास के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं। आगे आइए पॉइंट नंबर 9 पर, और वैज्ञानिक का नाम अपन लिख रहे हैं ब्लैकमैन। बहुत 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 इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक, क्योंकि इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। और बेटा 2 चरण कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रकाशिक अभिक्रिया, और प्रकाशिक अभिक्रिया वाला भाग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और दूसरा चरण इसका होता है बेटा अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा डार्क रिएक्शन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा लाइट रिएक्शन। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो कार्बनिक खाद का निर्माण होता है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान होता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिकों ने एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे अपन बोलते हैं सीमाकारी नियम या सीमित कारकों का नियम। ठीक है बेटा। ये जो नियम मैंने आपके सामने बोला ये आगे आएगा, तब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। कितने पॉइंट हो गए, 9। आगे चलिए बेटा पॉइंट नंबर 10वां। देखिए क्या बोलोगे इसमें। कार्नेलियस वॉन नील ने बैंगनी हरे जीवाणुओं पर वॉन नील ने बैंगनी हरे जीवाणुओं पर प्रयोग करते हुए पाया बैंगनी हरे जीवाणुओं पर प्रयोग करते हुए बताया कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीकरण यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन CO2 को अपचयित कर कार्बनिक खाद बनाती है। ठीक है बेटा। और इस चीज़ को अपन एक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। 2H2S प्लस CO2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, SCH2O प्लस H2O, CH2O प्लस ये बेटा ग्लूकोज हो गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो गई। ठीक है। तो देखो आप H2S यहाँ पर आपने ली और लास्ट में ये H2O। ठीक है। सल्फर युक्त यौगिक मुक्त हो गया। तो बेटा ये आज के इस वीडियो का इतिहास का पॉइंट नंबर 10वां है। क्या बताया इसमें मैंने, वॉन नील ने बैंगनी हरे जीवाणुओं पर प्रयोग करते हुए बताया
कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण यौगिक से प्राप्त H+ CO2 को अपचयित कर कार्बनिक खाद का निर्माण करता है। तो मैंने लिख दिया H2O से H+ मुक्त होता है, वो CO2 को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपचयित करके कार्बनिक खाद या ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो बेटा आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।